Hello, my dear student and their parents. SR ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि विद्यार्थियों के लिए व्याकरण अति आवश्यक है। जो अध्ययन करते हैं, जो पढ़ाई की अहमियत को समझते हैं, उसके लिए यह व्याकरण ज्ञानवर्धक है। इसलिए हमारे जितने भी व्याकरण की पढ़ाई हुई है, हर व्याकरण के अध्ययन को आप क्रमवार पढ़ेंगे, उस वीडियो को देखेंगे। उसी की कड़ी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। तो आइए SR ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े, वीडियो को देखें, पढ़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पहले वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। क्रिया, सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लें। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, होना आदि ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। खा रहे हैं तो खाना क्रिया है। आगे हम लोग और अच्छी तरह से समझें। क्रिया भी विकारी शब्द हैं। इसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। वाक्यों में इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। जैसे खाना से खाता, खाती, खाते, गया, गई, खाए आदि। वाक्य बनाते हैं उदाहरण के रूप में। उसने भात खाया। खाना क्रिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं खाना क्रिया है। मैंने रोटी खाई। यहाँ खाई क्रिया है। तो लिंग कर्ता के अनुसार बदल रहा है। उसने भात खाया। और दूसरे वाक्य में मैंने रोटी खाई। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे क्रिया को समझने के लिए। तो आप देख रहे हैं कोई काम होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। तो आप जानते हैं धातु क्या है। परिभाषा जान लें धातु का। क्रिया के मूल रूप को, अभी देखिए हम लोगों ने ऊपर क्रिया समझा, तो उसी के लिए अब धातु जानते हैं आसान करने के लिए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, रो, हंस, उठ, बैठ, टहल, चहक आदि। इन्हीं मूल रूप में ना, नी, ने, ता, ती, ते, या, ई, ये, गा, गी, गे आदि प्रत्यय लगने से क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। उदाहरण आप देखिए, आ था, उसमें ना लग गया आना। जा था, ना लग गया प्रत्यय जाना। खा था, ना प्रत्यय लगा खाना बना। आता, आ में ता लग गया आता। जा में ता लगा जाता आदि। अब देखें हम लोग धातु के भेद। धातु के दो भेद हैं। क मूल धातु और दूसरा ख यौगिक धातु। सबसे पहले हम लोग मूल धातु को समझ लें। मूल धातु यह स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे शब्द अथवा पद या प्रत्यय पर आश्रित नहीं होता। जैसे हमने ऊपर देखा आ, जा, खा, लिख, पढ़, चल, दे, जग, उठ आदि। उदाहरण हम लोग वाक्य बनाकर और समझ सकते हैं। इधर आ, किसी को बोलते हैं इधर आ, वाक्य बोल रहे हैं इधर आ। और किसी को फिर बोलते हैं उधर जा। आम खा,
इस तरह के जो मूल धातु हैं उसमें कोई किसी प्रत्यय का सहारा नहीं लिया गया, ये हुए मूल धातु। अब मूल धातु के बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे ख में यौगिक धातु। तो हम देखते हैं सामान्य भाषा में इसे क्रिया कहते हैं, क्रिया ही कहते हैं। देखते हैं यौगिक धातु को सामान्य भाषा में क्रिया कहते हैं, वह स्वतंत्र नहीं होता है। मूल धातु में मूल धातु या किसी अन्य प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनता है, जैसे बैठना, उठना, पढ़ना, जगना, हंसना, बैठ जाना, हथियाना, गरमाना आदि। उदाहरण यहाँ पर देकर और आप समझ सकते हैं। तुम्हें उधर नहीं जाना है, किसी को बोल रहे हैं हम, तुम्हें उधर नहीं जाना है, वह हंस रहा था। इस वाक्य में रहा था पर आश्रित वाक्य है। तो आप देख रहे हैं वह हंस रहा था, कौन हंस रहा था? तो वह हंस रहा था। तो आश्रित वाक्य में दो वाक्य, तुम्हें इधर नहीं जाना है, वह हंस रहा था। तो आप देखें मूल धातु का कुछ उदाहरण देते हुए, मूल धातु में मूल धातु जब मिलता है तो बनता है यौगिक धातु। उसे संयुक्त क्रिया भी कहते हैं, जैसे हंस प्लस दे, तो यहाँ पर निकल गया यौगिक धातु में हंस देना नहीं। उसके बाद बैठ प्लस जा, तो बैठ जा, यहाँ जा मूल धातु है, तो जा ना, तो बैठ जाना, ये हो गया यौगिक धातु। अब देखें दूसरा, मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो यौगिक धातु बनते हैं वह अकर्मक या सकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। कुछ इसमें उदाहरण दिया गया यौगिक धातु के लिए। यौगिक धातु के लिए कहा जा रहा है, मूल धातु सिर्फ उसमें किसी का सहारा नहीं, लेकिन यौगिक धातु के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो यौगिक धातु बनता है वह अकर्मक या सकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। जैसे मूल धातु प्लस प्रत्यय लगा तो बना यौगिक धातु, तो क्या है? तो जग, ना प्रत्यय लगा तो हो गया जगना। अब है अकर्मक क्रिया में क्या है? जग प्लस आना, जगाना। यहाँ जगना अकर्मक क्रिया है और जगाना सकर्मक क्रिया है। और तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात जग जोड़वाना, अर्थात जगवाना किसी के द्वारा, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो क्रिया यहाँ पर तीन तरह के यहाँ पर हम लोगों ने जाना, एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया और तीसरा यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम लोग आगे जाने तीसरा जो यौगिक धातु के बारे में कहा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय लगने से भी यौगिक धातु बनता है। जैसे नाम धातु, उसे हम लोग नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ प्लस याना अर्थात हथियाना, यहाँ पर संज्ञा यौगिक धातु है। अब दूसरा है अपना जोड़ना, अपनाना, यहाँ सर्वनाम है यौगिक। उसके बाद है गरम जोड़ आना अर्थात गरमाना, विशेषण नाम धातु यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। आगे अभी तक हम लोगों ने देखा क्रिया की परिभाषा और धातु, मूल धातु और यौगिक धातु।
अब हम लोग क्रिया के भेद को जानेंगे। जिस प्रकार मूल धातु के भेद हुए, उसी प्रकार क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा हम लोग जान लें। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, गाना, बजाना, मरना, पीटना आदि। अब वाक्य के द्वारा हम लोग इसे समझें। सकर्मक में कर्म भी जहाँ पर हो या होने की संभावना हो। उदाहरण देखें, वह आम खाता है। यहाँ पर है एकदम लग रहा है कि खा रहा है। क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है। दूसरा वाक्य है, सवाल है वह क्या खाता है। यहाँ पर देखिए वह आम खाता है, वाक्य में एक सवाल कर रहा है कि जैसे सवाल हो वह क्या खाता है, तो जवाब आता है यहाँ आम खा रहा है। तो यहाँ आम कर्म है या किसी न किसी कर्म, जैसे रोटी भात रहने की संभावना हो। जैसे वह रोटी खाता है, वह आम खाता है, वह भात खाता है। संभावना है। खाना क्या है? तो सकर्मक क्रिया है। हम लोग अब जाने अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या किसी कर्म के रहने की संभावना ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, जाना, हंसना आदि। अब उदाहरण के द्वारा हम और स्पष्ट करें, वह रोता है। तो क्या रोता है? पता नहीं चल रहा है क्या रोता है। अब ऐसा ना ही प्रश्न होगा ना ही उत्तर, लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे रोना, हंसना, जगना आदि में अगर हम प्रत्यय जोड़कर सकर्मक बनाया चाहे तो वो बन जाता है। जैसे रोना से रुलाना, हंसना सुलाना आदि। रो प्लस लाना, रुलाना। तो वाक्य देखें, वह बच्चे को रुलाता है। यहाँ प्रश्न है किसको रुलाता है? उत्तर है, अर्थात यहाँ पर सकर्मक क्रिया का रूप दिख रहा है। ऐसा महसूस होता है। अब जहाँ पर कर्म होगा वहाँ सकर्मक हो जाएगा। आगे देखें, क्रिया के और अन्य जो दो भेद थे, अब विविध भेद यहाँ पर हमारे सामने हैं जिसको आपको बताया जा रहा है। तो क्रिया के विविध भेद, क्रिया के कुछ और रूप या भेद हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। जैसे सहायक क्रिया या सहायक क्रिया के बाद पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया आदि। तो सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया को जानें। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हूँ, हैं, रहा, रही, रहे, था, थे, थी आदि। मैं खा रहा हूँ। अब वाक्य बनाकर देखें, मैं खा रहा हूँ। यहाँ खाना क्रिया है और यहाँ सहायक क्रिया क्या है? तो हूँ। मैं खाता हूँ, मैं अच्छा हूँ, उसने खाया है, उसे एक कलम है। तो यहाँ हूँ, हैं, ये सब आदि सहायक क्रिया हैं। अब दूसरा जाने हम लोग जो विविध क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरी क्रिया आरंभ करता है,
तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे खाकर, पीकर, पढ़कर, लिखकर, आकर, जाकर, सोकर आदि। अब वाक्य बनाकर और स्पष्ट कर लें पूर्वकालिक क्रिया कैसे हुआ। मैं पढ़कर लिखने लगा, तो पढ़कर, तो यहाँ एक पूर्वकालिक क्रिया हो गया पढ़कर, ये पहले पढ़ लिया उसके बाद लिखना शुरू किया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। तीसरा विविध क्रिया के अंतर्गत है प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ दाई से बच्चे को दूध पिलवाती है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया भी दो तरह की होती है, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए उठना और उठाना और फिर उठवाना, उसी तरह उड़ना, उड़ाना और उड़वाना, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया दिख रहा है। उठवा रहा है तो किसी दाई से, तो किसी के द्वारा अगर वो हो रहा है तो वहाँ पर वो प्रेरणार्थक क्रिया होगा। दाई से बच्चे को दूध पिलवाती है, पिलवाना, उठवाना, इस तरह के शब्द प्रेरणार्थक क्रिया होंगे। अब द्विकर्मक क्रिया देखिए, विविध क्रिया के भेद के विविध रूप में द्विकर्मक क्रिया साफ ही हो रहा है इस शब्द से, जहाँ दो कर्म हो। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, यहाँ एक कर्म है, तो यहाँ विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्रिया है, यहाँ द्विकर्मक क्रिया नहीं है। तो दूसरे वाक्य में और स्पष्ट हो रहा है कैसे द्विकर्मक क्रिया। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दो कर्म हैं, क्या क्या, तो विद्यार्थी भी कर्म है और हिंदी भी कर्म है, और क्रिया है पढ़ाना, तो विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। तो ऐसे शब्द द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि क्रिया क्या है, धातु क्या है, धातु के भेद कितने हैं और क्रिया के भेद कितने हैं, क्रिया के रूप कितने हैं, और अच्छे ढंग से उदाहरण के साथ समझा। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, पूरा देखें, और अगर लगे कि एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा फिर इस वीडियो को देखें, ताकि पूरी तरह आपके समझ में आ जाए। साथ ही आप सभी विद्यार्थी, अभिभावक और जो भी इसे देखते हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।